नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एक अच्छी खुशखबरी ये है कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि एडीओ का एग्ज़ाम होगा। पोस्ट कितने हैं? लगभग 200 पोस्ट है, जिसमें 6 या 7 पोस्ट बैकलॉग के हैं। तो आपके पास 193 195 कुछ पोस्ट आएंगे। मैंने अभी अच्छे से देखा नहीं है, हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट भी आपका पहले से व्यापम के कैलेंडर में बताया जा चुका है। और अभी भी अगर सब कुछ समय अनुसार चले तो आपके पास 5 से 6 महीने का समय है दोस्तों। काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पर आप पहुंच सकते हो। रही बात पीजीडीआरडी वालों की, जो ग्रामीण विकास में डिप्लोमा किए हैं, उनको नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो देखिए, अगर उनको नंबर मिलेगा भी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना, प्रतिशत के हिसाब से नंबर मिलेगा, ठीक है। और पिछले वैकेंसी में अगर आप देखोगे तो सामान्य ग्रेजुएशन वालों ने भी पोस्ट लिया है, ठीक है। सामान्य ग्रेजुएशन वालों ने भी एडीओ के पोस्ट में ज्वाइनिंग ली है। तो अगर किसी आदमी के पास पीजीडीआरडी है और वो तैयारी अच्छे से नहीं किया है ना, तो क्या उसकी नौकरी लगेगी क्या? कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जो तैयारी करेगा नौकरी उसी की लगेगी, चाहे किसी को कितना भी बोनस दे दो या किसी को कितना भी वेटेज दे दो। आपको अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है, चाहे आप पीजीडीआरडी वाले हो या ना हो, है ना। जो पीजीडीआरडी किए हैं, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा किए, उन लोग भी अच्छे से तैयारी करें, और जो नहीं किए हैं उन लोग भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि पूरे 200 के 200 पोस्ट में पीजीडीआरडी वालों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, निगेटिव बातों से दूर रखिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, ठीक है। और पढ़ाई करिए, अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। हमारी जो संस्था है उसके द्वारा एडीओ का एक बहुत अच्छा कोर्स भी चलाया जा रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर या फिर ऐप में जाके परचेज कर सकते, देख सकते हैं। दोस्तों, कल हमने 2 क्लास की है, जिसमें आपका किसमें NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम, ये दोनों के बारे में हमने कल डिटेल में क्लास करी है। तो उसी से संबंधित एमसीक्यू दोस्तों आज हम करेंगे। टॉप 30 एमसीक्यूज हैं 2 टॉपिक के। एक क्या है? NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और दूसरा इसका है आपका, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये दोनों से संबंधित आज हम एमसीक्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आपका 95% पूरा कवर हो जाएगा ये दोनों टॉपिक। 95% इसलिए बोल रहा हूं, भगवान की दया रही तो कुछ इधर उधर से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 100% जम्स तो डेटॉल भी नहीं मारता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है इसमें। चलिए, तो गणेश भगवान का नाम लेके पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था, इसके नाम से ही संबंधित है, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, आजीविका मतलब क्या है? जीवन जीने का साधन। तो भैया, जीवन जीने के साधन प्रदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कौशल विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल कौशल विकास को बढ़ावा देना इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई काम सीखोगे तभी तो आप उसका व्यापार करोगे और रोजी रोटी कमा पाओगे। सतत आजीविका के द्वारा गरीबी को दूर करना, बिल्कुल आपको क्या करना है? पहले कोई काम सीखना है, काम सीख गए, फिर उस काम को करना है, उससे पैसा कमाना है, तो वो क्या हो गया? आपकी आजीविका हो गया।
पैसा कमाओगे तो क्या होगा, गरीबी दूर होगी। ठीक है, उसके बाद वित्तीय समावेशन, अब आप पैसे को रखने के लिए बैंक में अकाउंट खोलोगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, तो वो क्या हो गया आपका वित्तीय समावेशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, क्या, स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी तौर पर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, गरीबी को कम करना और ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता की क्षमता को बढ़ावा देना, ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, तो ये तीनों इसमें कवर हो गया, तो पहले का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैंने आपको 2 डेट बताए थे, एक डेट बताया था स्थापना का, ठीक है, और एक डेट बताया था प्रारंभ का। ठीक है, 2 डेट। तो भैया यहां स्थापना की या स्वीकृति भी बोल सकते हो इसको, क्या, स्वीकृति, स्थापना या स्वीकृति, है ना, कब की गई थी? स्थापना आपका 9 दिसंबर 2010 को किया गया था, स्थापना आपका 9 दिसंबर 2010 को, और प्रारंभ कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइए, आगे ये क्वेश्चन आएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, है ना, एनआरएलएम की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 2010 को। कल इसमें अपन लोग बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का मुख्यालय कहां है? आपको पता है जी, ये कौन सी किसकी योजना है? ये है केंद्र सरकार की योजना। तो केंद्र सरकार का कहां होगा मुख्यालय? अधिकतर दिल्ली होगा, है ना। तो एनआरएलएम का मुख्यालय कहां है मेरे दोस्तों? दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का किस स्थान से किया गया? सबसे पहले इस योजना को कौन से स्थान में चालू किया गया बताइए? बहुत अच्छा है, ये मैं कल बताया हूं, है ना, कहां से चालू किया गया है कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किस स्थान से किया गया है? चलिए बताइए, आपको पता है कहां? ऑप्शन डी, बांसवाड़ा राजस्थान, है ना, बांसवाड़ा राजस्थान में चालू किया गया। और जब इसको चालू किया गया तो प्रारंभ के कितने जिलों में चालू किया गया था? 150 जिलों में चालू किया गया था, है ना। वर्तमान में तो अभी बहुत सारे जिलों में चल रहा है, इसका भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एनआरएलएम का प्रारंभ कहां से हुआ? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एनआरएलएम का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान के नागौर, है ना, नागौर राजस्थान से किसका प्रारंभ हुआ था? यहां से पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पंचायती राज भी अपने में है। सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959, है ना, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 59 में कहां से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान के नागौर से। और एनआरएलएम का प्रारंभ कहां हुआ था? राजस्थान के बांसवाड़ा से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा जा रहा है, ये सब पढ़े हुए हैं आप, हमारे ऐप में क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालक किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? देखिए भैया, हमारे यहाँ सरकार क्या है? सरकार है, संसदीय सरकार है ना, और उत्तरदायी सरकार है। तो सरकार अपने काम को किस में बांट देती है? विभिन्न मंत्रालय में बांट देती है, और वो मंत्रालय अपने क्षेत्र में काम करते हैं। पंचायतों के लिए पंचायती राज मंत्रालय, खेल के लिए खेल मंत्रालय, ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्योगों के लिए उद्योग मंत्रालय, रेल के लिए रेल मंत्रालय। तो भैया आपको पता है एनआरएलएम, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो भैया ग्रामीण के लिए है। तो गांव के लोगों का विकास करना है, तो गांव के लोगों का विकास कौन सा करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्या करता है? पूरे देश को चलाता है, पूरे देश का नॉर्मल कामकाज कौन देखता है? गृह मंत्रालय। कृषि कल्याण, ये कृषि को देखता है और किसानों की बात करता है। शहरी और आवास मंत्रालय, यह आपका शहरी क्षेत्र में आवास और आपका नगरीय निकाय को देखता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम के विकास को देखता है। गृह मंत्रालय बताई दिए आपको, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये गांव से संबंधित है दोस्तों, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना।
बताइए इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, और डेट भी बताइए कब बदला गया है, ये भी डेट बताइए। चलिए, राजीव गांधी आजीविका मिशन नहीं है, अटल आजीविका मिशन नहीं है, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका नाम रखा गया है दोस्तों। क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसका नाम किस तिथि को दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया है? 29 मार्च 2016। 29 मार्च 2016 से 29 मार्च 2016 से इसका नाम क्या लिखा गया है दोस्तों? जो आप ये NRLM है ना, इसका नाम 29 मार्च 2016 को बदल के लिखा गया पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब आपको पता है 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। उसके बाद जब वो सरकार आई तो उसके बाद मोदी जी ने बहुत से योजनाओं का नाम दीनदयाल के नाम से, पंडित दीनदयाल के नाम से रख दिया। जैसे दीनदयाल कौशल विकास योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना, तो बहुत सी योजना का नाम दीनदयाल रखा था। तो 2016 में जब मोदी जी की सरकार आई तो 29 मार्च को NRLM का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया। और इसी पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, ये आप बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो छठवां का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रति व्यक्ति को दी जाने वाली ऋण सीमा कितनी है, ये बताइए। एक व्यक्ति को स्वयं सहायता समूह बनाकर, है ना, स्वयं सहायता समूह में प्रति व्यक्ति ऋण की सीमा कितनी होती है? तो ऋण की सीमा होती है 1 लाख रुपए। ये किसी काम शुरू करने के लिए, कुछ काम शुरू करने के लिए सरकार देती है 1 लाख रुपए ऋण, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रति व्यक्ति दी जाने वाली ऋण की सीमा कितनी है दोस्तों? प्रति व्यक्ति ऋण की सीमा है आपका 1 लाख रुपए। कितनी है दोस्तों? 1 लाख रुपए, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। देखिए क्या होता है, NRLM में स्वयं सहायता समूह बनाकर एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मिनिमम 10 अधिकतम 20 लोगों का, जिसको बोलते हैं 10 से 15 लोग। अगर विकलांग लोग ग्रुप बनाना चाहते हैं, पूरे विकलांग लोग, तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए विकलांग में, ठीक है। तो उस ग्रुप को क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद उसको लोन देंगे और उस लोन से वो ग्रुप अपना कुछ काम चालू करेगा, जिससे उन लोग को क्या मिलेगा? स्वरोजगार मिलेगा। यही है ये स्कीम। तो प्रति व्यक्ति ऋण की सीमा कितनी है? 1 लाख, है ना। NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? जो स्वयं सहायता समूह है उसको, जो समूह है उसको किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराकर, हाँ सरकार देती है भैया प्रारंभिक राशि। फिर वो स्वयं सहायता समूह बैंक से लोन भी ले सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। सरकारी अनुदान उपलब्ध नहीं होता, सब्सिडी इनको ऋण में छूट में मिलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और बी। ये याद रखिए, प्रारंभिक राशि सरकार देती है और उसके बाद वो स्वयं सहायता समूह बैंक से लोन भी ले सकता है। अगर आप गांव में, गांव क्षेत्र से थोड़ा सा संबंध रखते होंगे तो आप लोग देखे होंगे, गांव में समूह रहता है, महिलाओं का समूह, है ना। वो समूह क्या करता है? खुद भी पैसा जमा करता है, सरकार भी पैसा देती है और बैंक से ऋण भी लेते हैं। तो भैया जो स्वयं सहायता समूह है, जो NRLM के तहत काम कर रहा है, वो कैसे पैसा लाता है? वो पैसा लाता है प्रारंभिक राशि सरकार से और बैंक से लोन लेकर, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। NRLM के अनुसार स्वयं सहायता समूह में कितने प्रतिशत सदस्य BPL परिवार के अंतर्गत होने चाहिए? कितने प्रतिशत सदस्य बताइए BPL परिवार से आने चाहिए दोस्तों? कितने प्रतिशत? बताइए कितने प्रतिशत सदस्य BPL परिवार से होने चाहिए? लगभग 70% सदस्य BPL परिवार से होने चाहिए। और BPL परिवार की कम से कम एक महिला को सदस्य जरूर बनाना है। प्रत्येक BPL परिवार के, प्रत्येक BPL परिवार की कितनी महिला? कम से कम, कम से कम एक महिला को जरूर सदस्य बनाना है। जितना भी गांव में BPL परिवार है, जितना भी गांव में BPL परिवार है, हर परिवार से
कम से कम एक महिला जरूर किसकी सदस्य होगी, स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी। ठीक है, देखिए तो कितने बीपीएल परिवार, 70% बीपीएल परिवार के सदस्य होने चाहिए, है ना। अगर आप स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह को बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जी, उसका स्ट्रक्चर होता है ना, 100% बीपीएल परिवार को कवर करना है, 100% बीपीएल परिवार को लेते समय, है ना, कोशिश करना है पूरे 100% बीपीएल परिवार रहे। इसमें सबसे पहले कितना, 50% क्या रहेगी, 50% बीपीएल परिवार की महिला रहेगी। कितनी रहेगी, 50% बीपीएल परिवार की महिला। 50% सदस्य क्या होगी इसमें, 50% सदस्य होगी महिला। ये आपको रेशियो याद रखना है। दूसरा, है ना, दूसरा क्या है आपका, 15% सदस्य क्या होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे। स्वयं सहायता समूह में 15% सदस्य क्या होने चाहिए, अल्पसंख्यक। ठीक है, तीसरा क्या है, 3% सदस्य क्या होने चाहिए, दिव्यांग। दिव्यांग सदस्य 3% होने चाहिए। ठीक है, जब आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे स्वयं सहायता समूह, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। कोशिश करना है कि स्वयं सहायता समूह में 100% बीपीएल परिवार को कवर किया जाए और हर बीपीएल परिवार से कम एक महिला को जोड़ा जाए, जिसमें 50% सदस्य महिला रहेगी, 15% सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग से रहेंगे और 3% सदस्य क्या होने चाहिए, दिव्यांग होने चाहिए। कई जगह आपको इसमें 50% क्या होने चाहिए, एसटी और एससी होने चाहिए, ये भी मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे कितने प्रतिशत बीपीएल के परिवार के अंतर्गत होने चाहिए, 70%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस योजना के विस्तार के रूप में लागू किया गया, किस योजना के विस्तार के रूप में लागू किया गया, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कल क्लास में बताया था कि जो NRLM है किस योजना का उन्नत संस्करण है, उन्नत संस्करण मतलब अपडेट वर्जन किसका है, तो आपको पता होगा दोस्तों क्या, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, है ना। सबसे पहले 1999 में एक योजना लाई गई जिसका नाम था SGSY। बाद में इसी योजना का नाम कब, 2011 में इसी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, NRLM। फिर 2016 में NRLM का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसी दीनदयाल अंत्योदय योजना को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बिहान। और बिहान मतलब क्या होता है, एक सवेरा, नया सवेरा। ठीक है, तो ये पूछेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये पूछेगा कि NRLM किस योजना का उन्नत संस्करण है, तो किस योजना का उन्नत संस्करण है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उन्नत संस्करण है। चलिए इससे संबंध में आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में छत्तीसगढ़ में किस योजना का संचालन किया जा रहा है, मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले चला क्या, SGSY, इसका नाम बदल के क्या हुआ, NRLM, उसका नाम बदल के क्या हुआ, दीनदयाल, और उसी को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, बिहान योजना, जिसका अर्थ होता है सवेरा, क्या, सवेरा। ठीक है, तो यही ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे यहाँ किस नाम से चलता है, यही ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे यहाँ बिहान योजना के नाम से चलता है। किस नाम से चलता है, बिहान योजना। ग्रामीण आजीविका के मिशन के रूप में छत्तीसगढ़ का कौन सा योजना का संचालन किया जा रहा है, बिहान योजना का संचालन किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है, यह मैं आपको बता देता हूं कि यह कब से किया जा रहा है। ठीक है,
ठीक, ये किया गया है 1 जून 2011 से। इसका पीडीएफ आपको नेट में मिल जाएगा, बिहान का CGSRM करके, है ना, दिनांक 1 जून 2011 से। ठीक है, ये बिहान योजना कब से चल रहा है हमारे यहाँ? 1 जून 2011 से। ठीक है, बिहान योजना, बिहान का गठन किया गया है जो काम कर रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्त पोषण का अनुपात। वित्त पोषण मतलब ये जो आपका NRLM है, इसमें और क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। NRLM में, है ना, NRLM में केंद्र और राज्य कितना पैसा लगाती है, केंद्र और राज्य कितना पैसा लगाती है। ठीक है, अगर सामान्य राज्य है, सामान्य राज्य है मेरे दोस्तों, तो केंद्र सरकार 75% पैसा लगाएगी, राज्य सरकार 25%। ठीक है, अगर सिक्किम, सिक्किम प्लस पूर्वोत्तर राज्य, क्या पूर्वोत्तर राज्य है, तो केंद्र सरकार 90% पैसा लगाएगी और राज्य सरकार 10%। अगर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो पूरा 100% पैसा कौन लगाएगी? केंद्र सरकार लगाएगी। तो यहां सामान्य राज्य की बात कर रहा है, तो सामान्य राज्य की बात करेंगे तो NRLM के लिए पैसा जो खर्चा होगा, तो उसमें केंद्र सरकार कितना पैसा खर्चा करेगी? 75%, और राज्य सरकार कितना करती है? 25%, सामान्य राज्य में। अगर सिक्किम सहित पूरे पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो 90% पैसा केंद्र सरकार खर्चा करती है और 10% राज्य सरकार। अगर हम बात करें किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की, तो पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार खर्चा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ में संचालित बिहान योजना का संचालन कितने विकास खंडों में किया जा रहा है? कितने विकास खंडों में वर्तमान में किया जा रहा है दोस्तों? बताइए, कितने विकास खंडों में? 64 विकास खंडों में किया जा रहा है। बिहान योजना का संचालन कितने विकास खंडों में किया जा रहा है? 64। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कितना प्रतिशत प्राथमिकता प्रदान किया जाता है? आपको मैं बताया हूं अभी कितने प्रतिशत दिव्यांगजन होने चाहिए? 3%। कितने प्रतिशत? 3%। सबसे पहले 50% क्या? महिला, 15% क्या? अल्पसंख्यक। ठीक है, 3% क्या? दिव्यांगजन, दिव्यांगजन। और प्रत्येक बीपीएल परिवार से, प्रत्येक बीपीएल परिवार से ये पूछा जा सकता है, कम से कम कितनी महिला होनी चाहिए? कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। कई जगह आपको 50% ST SC भी मिल जाएगा। तो दिव्यांगजन का कितना है प्राथमिकी, है ना, प्रियोरिटी कितनी देनी है दिव्यांगजन को? 3%। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अधिकतम कितने प्रतिशत तक ब्याज दर निर्धारित किया गया है? अधिकतम ब्याज दर कितना होगा जी? अधिकतम ब्याज दर कितना होगा बताइए? 7% का नियम पढ़ें। अधिकतम ब्याज दर 7% होगा ऋण पर। अधिकतम ब्याज दर कितना होगा? 7%, है ना। अगर आप ऋण ले रहे हैं NRLM के अंतर्गत, अधिकतम कितने प्रतिशत तक ब्याज दर निर्धारित किया गया है? तो अधिकतम ब्याज दर है 7%। अगर आप NRLM योजना के अंतर्गत ऋण ले रहे हैं, है ना, योजना के अंतर्गत ऋण ले रहे हैं, है ना, तो ब्याज दर कितनी होगी? ब्याज दर अधिकतम अधिक से अधिक वो लेगा 7%, है ना। आपको पता है NRLM में स्वयं सहायता समूह को कैसे धन मिलता है? एक तो धन, प्राथमिक धन सरकार उपलब्ध कराती है, उसके बाद वो स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण ले सकता है। तो बैंक से ऋण लेगा तो अधिकतम ब्याज दर कितना देगा वो? 7%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस वर्ग के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है? अब बताइए किसको दी जाती है? सबसे पहले तो आपको पता है कि बीपीएल परिवार को दी जाती है ना।
बीपीएल परिवार का जो कवरेज है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए? 100% कवर करते समय। दिव्यांगजन को 3%, है ना। एसटी एससी वर्ग को कई जगह आपको 50% मिलेगा। महिला को कितना मिलेगा? महिला को मिलेगा 5%, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक बीपीएल परिवार से कम एक महिला होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप जब स्वयं सहायता समूह का देखेंगे संगठन तो आपको उसमें दिखेगा ये, है ना। दिव्यांगजन 3%, पूरे बीपीएल परिवार को 100% कवर करते समय ये लिखा रहेगा। एसटी एससी को 50%, महिला को भी 50%, है ना, ये आपको मिलेगा। तो इसमें किस वर्ग को? सभी वर्ग को प्रायोरिटी मिलती है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लाभार्थी समूह में कितने प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है? अभी बताए हैं, है ना। आपका स्वयं सहायता समूह में कितनी प्रतिशत महिला दोस्तों? अभी बताए हैं, महिला है आपकी 50%। कितनी प्रतिशत महिला होनी चाहिए? 50%, ठीक है। 50% महिला होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। स्वयं सहायता समूह में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने प्रतिशत बीपीएल परिवारों को शामिल करना आवश्यक है? कितने प्रतिशत बीपीएल परिवारों को? देखिए कोशिश करेंगे पूरे 100% बीपीएल परिवार को शामिल करना है। कवर कितना करना है? कवर 100% करना है, लेकिन मिनिमम कितना है? मिनिमम होने चाहिए 70%। मिनिमम कितने होने चाहिए? 70%। कोशिश ये करना है कि 100% बीपीएल परिवार को संग्रहित करना है। कोशिश ये करना है कि 100% बीपीएल परिवार को संग्रहित करना है, लेकिन मिनिमम कितने प्रतिशत बीपीएल परिवार होने चाहिए? 70% होने चाहिए। और कोशिश ये भी करना है कि गांव के प्रत्येक बीपीएल परिवार से कम एक महिला अवश्य शामिल हो, ठीक है। चलिए तो यहां होगा 70%। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को किस किस प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं? जाहिर सी बात है, कौशल विकास के प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे, वित्तीय प्रबंधन के कराएंगे, कृषि संबंधित कराएंगे, है ना। तो तीनों कराएंगे, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है? गांव में स्वरोजगार उत्पन्न करना। तो भैया गांव में स्वरोजगार कैसे उत्पन्न होगा? आप कोई काम सीख लो, आप एक काम सीखो, आप मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सीख लो, कौशल आ गया आपको मिट्टी का बर्तन बनाने का। उसके बाद सरकार आपको मिट्टी के बर्तन बनाने का टूल दे देगी, फिर आप मिट्टी का बर्तन बनाइए और उसका बाजार भी देगी, बाजार में आप उस बर्तन को बेचिए और उससे पैसा कमाइए। तो ये तो कौशल वाला हो गया। वित्तीय प्रबंधन, भैया आपको बैंक अकाउंट खोलना है ना, वित्तीय समावेशन करना है, पैसा बैंक में रखना है। कृषि से संबंधित, गांव में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है जी? कृषि। तो कृषि से भी संबंधित आपको क्या करेगी? सुविधा देगी, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की जो है कौशल आपको किसमें दिए जाते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। आजीविका मतलब जीवन जीने का साधन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किस स्तर पर किया जाता है? आपको पता है जी, है ना। एनआरएलएम केंद्र सरकार की योजना है ना, और दीर्घकालीन योजना है, लॉन्ग टर्म योजना है, ठीक है। तो भैया एनआरएलएम राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, संचालित किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है दिल्ली में। राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाता है और इसका मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, है ना। एनआरएलएम के विस्तार के संबंध में क्या सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एनआरएलएम जब चालू हुआ, ठीक है, एनआरएलएम चालू हुआ तो कितने जिलों में चालू हुआ? 150 जिलों में चालू हुआ, है ना। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना के अनुसार इसके आंकड़े कितने हैं? ठीक, इसका विस्तार 600 जिलों में है। जिला कितना है? 600
6000 क्या है? ब्लॉक है। 6000 ब्लॉक है। ग्राम पंचायत कितना है दोस्तों बताइए? ग्राम पंचायत है 2.5 लाख। ठीक है, ग्राम कितने हैं? ग्राम कितने हैं? 6 लाख ग्राम है। और परिवार कितना है? परिवार कितना जुड़ा हुआ है? 7 करोड़ बीपीएल परिवार है। कितना है? 7 करोड़ बीपीएल परिवार। ठीक, अब आप देख लीजिए, डेटा आपको बता दिया मैं। इसका विस्तार 600 जिलों में है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से क्या 17, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है ना? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनआरएलएम का कवरेज कहां तक था दोस्तों? एनआरएलएम का कवरेज था 600 जिलों में। सही है। इसका विस्तार 6000 ब्लॉक में है। ब्लॉक मतलब विकास खंड, ये भी सही है। इसका विस्तार 3 लाख ग्राम पंचायत में नहीं है ना? 2012 से 17 में इसका विस्तार कितना था? 2.5 लाख ग्राम पंचायत में था। इसका विस्तार 6 लाख गांव में है। बिल्कुल सही है, 6 लाख गांव में है इसका विस्तार। ठीक है, और इससे कितने? 7 करोड़ बीपीएल परिवार जुड़े हैं। 7 करोड़। ठीक है, ये डेटा मैं बता दिया है ना? 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका कवरेज था 600 जिला। 600 जिले के बाद जिले से छोटा ब्लॉक 6000 है ना? ब्लॉक कितना? 6000। और ब्लॉक के बाद क्या होता है? छोटा ग्राम पंचायत 2.5 लाख। गांव के नीचे, ग्राम पंचायत के नीचे गांव, गांव कितना है? 6 लाख। और परिवार कितना है? 7 करोड़ है ना? तो यहाँ पे ये गलत है और ये गलत है। तो ए और बी नहीं है, गलत। सही है बी और डी, ये भी सही है। डी और ई ये भी सही है। इसमें गलत क्या है जी? सी और ई गलत है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझना है और याद करना है। ये विस्तार पूछ रहा है, एनआरएलएम का विस्तार पूरे भारत में कहां है? अभी तो संपूर्ण भारत में है। अभी कहां है? संपूर्ण भारत में। ठीक है, और ये जो डेटा है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का डेटा है। ठीक, तो इसमें 2.5 लाख है और यहां 7 करोड़ है, तो ये दोनों गलत है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? एक आप क्वेश्चन पढ़े थे है ना, मैं बता देता हूं। एनआरएलएम की स्थापना 9 दिसंबर है क्या? 9 दिसंबर या 10 दिसंबर क्या है जी? एनआरएलएम की स्थापना 9 दिसंबर 2010, 9 दिसंबर 2010 को हुई है ना? प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ कब हुआ बताइए? 3 जून प्रारंभ, 3 जून प्रारंभ 3 जून 2011 को हुआ। ठीक है, उसके बाद नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन इसका कब नाम परिवर्तन हुआ? 29 मार्च 2016 को। क्या हुआ? 29 मार्च 2016 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? बिहान। ठीक है, जो प्रारंभ कब हुआ? छत्तीसगढ़ में जून 2011 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? 29 मार्च को। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसी को छत्तीसगढ़ में बिहान बोलते हैं, जो प्रारंभ हुआ जून 2011 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनआरएलएम का इंपॉर्टेंट डेट। ठीक, स्थापना या स्वीकृति बोल सकते हो 9 दिसंबर 2010 को, प्रारंभ 3 जून 2011 को, नाम परिवर्तन 29 मार्च 2016 को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसका नाम है बिहान। बिहान का मतलब होता है सवेरा। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है जून 2011 में। तो यहाँ पे किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो 3 जून 2011 को एनआरएलएम प्रारंभ हुआ है। यहाँ 2 तिथि है दोस्तों, एक स्थापना की तिथि है और एक प्रारंभ की। स्थापना बोलेगा तो 9 दिसंबर 2010 और प्रारंभ बोलेगा तो 3 जून 2011 को। ठीक है, ये पूरे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना? ये जरूर पूछे जाएंगे।
इसके डेट आपको याद होने चाहिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप पूरा। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब हुआ? पंडित दीनदयाल बोल रहा है, तो दीनदयाल नाम कब हुआ जी? दीनदयाल नाम हुआ इसका 29 मार्च 2016 को। नाम परिवर्तन कब हुआ? 29 मार्च 2016 को। उसके बाद मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आपको पता है कि सबसे पहले क्या आया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। उसके बाद क्या आया? NRLM। उसके बाद क्या आया? दीनदयाल। क्या आया? दीनदयाल, ठीक है। तो भैया आपका जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। 1 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है। NRLM प्रारंभ हुआ 3 जून 2011 को मनमोहन सिंह के समय, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल प्रारंभ हुआ 29 मार्च 2016 को नरेंद्र मोदी के समय, ठीक है। इसी का नाम छत्तीसगढ़ में, इसी का नाम है बिहान। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले जो योजना चल रही थी उसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद NRLM प्रारंभ हुआ 3 जून 2011 को, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना प्रारंभ हुआ 29 मार्च 2016 को, प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो यहाँ पे SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 1999 को। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसके अंतर्गत कितनी योजनाएं संचालित होती थी? ये कल इस पे बहुत डिटेल में अपन चर्चा किए हैं। उसके अंतर्गत कितनी योजनाएं संचालित होती थी बताइए? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुल कितनी उप योजनाएं संचालित होती थी? तो दोस्तों 6 योजना संचालित होती थी। कितनी योजना संचालित होती थी? 6 योजना, जिसमें नाम है पहला IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। दूसरा था ट्राइसेम। क्या? ट्राइसेम, ट्राइसेम है ना। ट्राइसेम का क्या है? ट्राइसेम का है ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम दूसरी योजना। तीसरी योजना डवाकारा, है ना, डवाकारा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, है ना, डवाकारा। चौथी योजना सिट्रा, सिट्रा। चौथी योजना क्या थी? सिट्रा। सिट्रा क्या है? सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिसन, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिसन, है ना। इसमें क्या करते थे? जो गांव में काम करने वाले लोग हैं उसको टूल किट प्रदान करते थे। जो गांव में काम करने वाले लोग हैं उनको टूल किट प्रदान करते थे। जैसे बढ़ई है तो बढ़ई को बढ़ई का काम करने के लिए टूल किट, पंचर दुकान वाला है तो उसको पंचर दुकान में काम करने के लिए टूल किट, कोई राज मिस्त्री है तो उसको घर बनाने के लिए टूल किट दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद है क्या? मिलियन वेल्स, है ना, मिलियन वेल्स योजना, ठीक है, मिलियन वेल्स योजना, है ना, 10 लाख कुओं की योजना MWS। उसके बाद गंगा कल्याण योजना, ये दोनों योजना किससे थी? सिंचाई से संबंधित थी, सिंचाई से संबंधित थी ये दोनों योजना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जब 1 अप्रैल 1999 को चालू हुआ तो उसके अंतर्गत 6 योजनाएं चलती थी, 6 उप योजना। पहला इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, इसमें गांव के पूरे विकास में। दूसरा ट्राइसेम, इसमें क्या करते थे? प्रशिक्षण देते थे। इसमें क्या करते थे? प्रशिक्षण देते थे। किसको? ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग ऑफ
रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें प्रशिक्षण देते थे। डवाकारा है ना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, इसमें महिला और बच्चों के विकास की बात कही गई। सिट्रा सप्लाई टू इम्प्रूवमेंट टूल टू रूरल आर्टिसन, इसमें टूल किट देते थे किसको, जो काम करने वाले हैं। मिलियन वेल्स स्कीम, 10 लाख कुओं की योजना। गंगा कल्याण योजना, ये दोनों योजना सिंचाई के लिए थी। तो ये चीज याद रखना कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी जो 99 में प्रारंभ हुई, उसके अंतर्गत ये 6 योजनाएं चलती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल नहीं है? आपको पता है दोस्तों, IRDP है, ट्राइसेम है, डवाकारा है, सिट्रा है ना, उसके बाद MWS है, और उसके बाद गंगा कल्याण योजना है, GKY। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सी योजना शामिल नहीं है? ई शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए NRLM की योजना का संचालन किस समिति की सिफारिश से किया गया? देखिए, कोई भी योजनाएं जब आती है ना, भारत सरकार लाती है तो उस पर काफी रिसर्च करती है, काफी काम करती है। ठीक है, तो बहुत रिसर्च करती है, काम करती है, तो कोई समिति बनाती है और समिति उस पर अपना रिपोर्ट देती है। समिति जब उस पर अपना रिपोर्ट देती है तो उसके अनुसार योजना चलती है। तो इस योजना को चलाने के लिए कौन सी समिति ने रिपोर्ट दिया था? प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति ने रिपोर्ट दिया था। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए, NRL मोस्ट इंपॉर्टेंट, NRLM योजना में किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा आंशिक निवेश किया जाता है? आपको पता है कि जो NRLM है वो केंद्र सरकार की योजना है। किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है। सामान्य राज्य में है ना केंद्र, और इधर राज्य। सामान्य राज्य में केंद्र और राज्य, केंद्र 75% पैसा खर्चा करता है, राज्य 25%। अगर सिक्किम प्लस पूर्वोत्तर राज्य, क्या पूर्वोत्तर राज्य, तब कितना पैसा खर्चा करेगा? केंद्र 90% और राज्य 10%। और केंद्र शासित प्रदेश अगर हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तो पूरा 100% पैसा कौन खर्चा करेगा? केंद्र सरकार करेगी। परंतु दोस्तों, इसमें आंशिक निवेश कौन करता है? आंशिक निवेश करता है वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, ये याद रखिएगा। ठीक है, NRLM में आंशिक निवेश कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है? वर्ल्ड बैंक करती है। ये जरूर पूछा जाएगा। NRLM में कौन सी संस्था आंशिक निवेश करती है? वर्ल्ड बैंक आंशिक रूप से निवेश करती है। ठीक है, चलिए, NRLM के द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र और राज्य की व्यय की सीमा क्या है? अभी बताया मैं, केंद्र और राज्य के व्यय की सीमा क्या है? केंद्र का 90%, राज्य का 10%। सामान्य राज्य में है, फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, सामान्य राज्य में 75-25 है। केंद्र कितना करेगा? 75, राज्य 25। और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में 90% केंद्र सरकार खर्चा करेगा, 10% राज्य सरकार। और केंद्र शासित प्रदेश में पूरा 100% कौन खर्चा करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए, ये अभी बता दिए 2-3 बार, बहुत बढ़िया। ये जितने अपन कल पढ़े थे दोस्तों, उसी से संबंधित MCQ है। NRLM योजना का संचालन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? ठीक है, तो आपको पता है ना, अगर आप देखोगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999। कौन थे? वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री। NRLM
एनआरएलएम कब प्रारंभ हुआ? ये एनआरएलएम पहले प्रारंभ हुआ 3 जून 2011। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, इनका डेथ हो गई, अभी दिवंगत हो गए ये कुछ समय पहले। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना 29 मार्च 2016। कौन थे? मोदी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है एक ही योजना, समय समय पे नाम बदल गया है। इसके अंतर्गत कितनी? 6 उप योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका टॉप 30 क्वेश्चन, है ना। तो एनआरएलएम योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? एनआरएलएम मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। अटल बिहारी कार्यकाल में क्या हुआ? अटल बिहारी कार्यकाल में हुआ प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो एनआरएलएम के समय कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी थे 2011 में। तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना, और उससे संबंधित जो रिलेटेड टॉपिक है, उससे जो टॉप 30 एमसीक्यूज थे। इसी तरह की पूरी सीरीज हमारी चलाई जाएगी योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, और इसकी जो थ्योरी क्लास है वो आपको हमारे ऐप में, है ना, मिल जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं दोस्तों कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है एडीओ की, है ना। बिल्कुल किसी भी चीज की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर रहिए, है ना। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए, समय है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें तो मैथ्स और इंग्लिश है नहीं, तो आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।